आर्कटिक में श्रमिकों का एक समूह एक जमी हुई गुफा के अंदर गहराई से खुदाई कर रहा है। अचानक उन्हें बर्फ के अंदर कुछ फंसा हुआ मिलता है, इसलिए वे इसे बाहर निकालने के लिए एक बड़ा ब्लॉक काटते हैं और फिर एक हेलीकॉप्टर इसे एक लैब में ले जाता है। वैज्ञानिक तुरंत खुदाई कंपनी को एक फैक्स भेजते हैं जिसमें यह बताते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज हुई है और ड्रिलिंग रोकने का अनुरोध करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि बर्फ के ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी है उसे अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है। कुछ समय बाद मानव विज्ञानी स्टैनली लैब में आता है। वह आर्कटिक से परिचित एक डॉक्टर है क्योंकि वह एस्किमो के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन कर रहा है। स्टैनली का परिचय डायने और अन्य वैज्ञानिकों से कराया जाता है जो मानते हैं कि उन्होंने कुछ प्रागैतिहासिक जानवर खोजा है। 1898 में रूस में मिले मैमथ में उपयोगी कोशिकाएं थीं, इसलिए उन्हें खोज से अपेक्षाएं हैं। वे बहुत सावधानी से लेजर का उपयोग कर बर्फ के ब्लॉक को परत दर परत काटते हैं। अंदर का प्राणी जानवर न होकर एक निएंडरथल होता है। स्टैनली इसकी उपस्थिति का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालता है कि वह 20-40 हजार साल पहले का शिकारी था। वह गहराई में देखना चाहता है। डायने बताती हैं कि उनका लक्ष्य गुफावासी को टुकड़ों में काटकर दुनिया के श्रेष्ठ अनुसंधान केंद्रों को भेजना है। फिर वैज्ञानिक गुफावासी को पिघलाते हैं और ऊतक के नमूने लेना प्रारंभ करते हैं। उसे एक बायपास और इलेक्ट्रोड से मस्तिष्क की निगरानी दी जाती है। परीक्षणों से पता चलता है कि निएंडरथल की कोशिकाएं और अंग सही स्थिति में है। डायने का अनुमान है कि प्राचीन मनुष्यों के पास क्रायोप्रोटेक्टेंट्स थे जो क्रिस्टलीकरण को रोकते हैं। परीक्षण के दौरान वैज्ञानिक निएंडरथल की हल्की मस्तिष्कीय गतिविधि देखकर चौंक जाते हैं। वे उसे जीवित करने का निर्णय लेते हैं, इंट्यूबेट करते हैं और डिफिब्रिलेटर से चौंकते हैं। स्थिर होने पर इंट्यूबेशन हटाकर निएंडरथल को जगाते हैं। वह अपने आसपास से अविश्वसनीय रूप से भ्रमित है परंतु जाग रहा है। शोर और मास्क पहने चेहरे देखकर वह तुरंत घबरा जाता है। स्टैनली अपना मास्क उतारता है और गुफावासी इंसानी चेहरा देखकर शांत हो जाता है, जिससे दूसरे लोग उसे इंजेक्शन देकर सुला पाते हैं। बाद में समूह गुफावासी के भविष्य पर चर्चा करता है और पहले से ही नोबेल की उम्मीद कर रहा है। आर्कटिक टीम एक क्रायोप्रोटेक्टेंट विकसित करने की कोशिश कर रही है ताकि कैंसर मरीजों को जमाया जा सके और जब इंसानियत को इलाज ढूंढ ले तो उन्हें पिघलाया जा सके। लेकिन अब जब उनके पास निएंडरथल है, उन्हें लगता है कि वे लोगों को अमर बनाने का तरीका खोज सकते हैं। स्टैनली इस विचार को अस्वीकार करते हैं, यह बताते हुए कि इंसानों को हमेशा के लिए नहीं जीना चाहिए और दुनिया ओवर पॉपुलेटेड है। उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है और वैज्ञानिक सहमत होते हैं कि वे अब तक प्रेस से कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि निएंडरथल एक सेलिब्रिटी बन जाए। फिर स्टैनली कहते हैं कि गुफावासी का पहले प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन किया जाना चाहिए, इससे उन्हें प्राचीन समय के बारे में अधिक जानने को मिलेगा। बहुत विनती करने के बाद वह टीम को अपनी खुद की रिसर्च को 2 सप्ताह के लिए करने देने के लिए मना लेते हैं। जल्द ही एक विशेष विवेरियम बनाया जाता है और वे निएंडरथल को अंदर रखते हैं। जब वह जागते हैं तो वह वातावरण को परिचित महसूस करता है और अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू करता है। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए जामुन का रस पीता है और अंडे चुराने के लिए एक घोंसले से एक पक्षी को दूर भगाता है। शाम को वह पत्थरों का उपयोग करके आग जलाता है और अपना खाना पकाता है। सुबह के समय वह जलप्रपात के नीचे अपना शरीर धोता है, इससे पहले कि वह एक भाला बनाकर शिकार करने जाता है। उसने कुछ शोर मचाया जिससे एक जंगली सुअर का ध्यान उसकी ओर गया जो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गुफा का आदमी चतुराई से बच निकलता है और सुअर पत्थरों के बीच फंस जाता है जिससे उसे मार डालने का अवसर मिल जाता है। फिर मछली पकड़ते समय वह गलती से एक नली ढूंढ लेता है और धातु से भ्रमित होकर उसका सिरा तोड़ देता है। वह सूंघकर और चाटकर नली का पीछा करता है, उसे खींचकर एक धातु के दरवाजे तक पहुंचता है। वह दरवाजे को हिलाकर खोल देता है जिससे साइंटिस्ट एक दूसरा दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ते हैं। लैब के जीव गुड़गुड़ाने लगते हैं जब साइंटिस्ट शोर मचाकर उसे डराते हैं। गुस्से में निएंडरथल झरने पर चढ़कर उस मशीन को खोज लेता है जो उसे शक्ति देती है। वह मशीन को तोड़ने की कोशिश करते समय चिल्लाने लगता है और दीवार से टकराता है, इसलिए एक साइंटिस्ट विवेरियम में प्रवेश करता है और उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से मारता है। फिर वे उसे एक स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं जहां वे मूल योजना के अनुसार उसके कई सैंपल्स लेंगे। स्टैनली घबरा जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि उसके 2 सप्ताह अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन डायना उससे चीजों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने के लिए कहती है। शाम को स्टैनली डायना को एक वीडियो दिखाता है जिसमें विभिन्न ट्राइब्स को आग पर कदम रखते हुए नाचते दिखाया गया है, लेकिन डायना कहती है कि यह सिर्फ एक नर्व ब्लॉक है। स्टैनली बताता है कि यह दर्द की कमी को ही समझाता है, त्वचा पर ब्लिस्टर्स की कमी को नहीं। अगला वह वीडियो को तेज करता है ताकि एक दृश्य खोज सके जहां एक इंडिजिनस आदमी अपने दोस्त के चेहरे में सुई डाल रहा है। खून न होने के कारण स्टैनली मानता है कि वो कुछ केमिकल बना रहे हैं जो उनके टिश्यू को सुरक्षा देता है। वह सिद्धांत देता है कि केवमैन भी ऐसा केमिकल बनाता है और डायना को और अध्ययन के लिए मनाता है। निएंडरथल के विवेरियम में लौटने पर स्टैनली बिना हथियार या वस्त्र के प्रवेश करता है उसे डराने से बचने के लिए। सतर्क केवमैन इधर उधर भागने लगता है, गुर्राने और चिल्लाने लगता है। स्टैनली डरते हुए लेकिन धीरे धीरे उससे मिलता है जब तक वे आमने सामने नहीं होते। कुछ समय बाद केवमैन स्टैनली पर कूदता है और उसे पत्थर से मारने की तैयारी करता है, लेकिन ऊपर साइंटिस्ट की आवाज से अपना ध्यान हट जाता है। चूंकि स्टैनली खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं करता है, निएंडरथल पत्थर गिरा देता है। फिर वह स्टैनली को करीब से देखता है, यह देखते हुए कि उसका शरीर उसके अपने से कितना अलग है। वह व्यक्ति अपनी उंगलियां स्टैनली के मुंह में डालता है, उसके कपड़े खींचता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उसके ग्रोइन को दबाता है कि वह कुछ हिस्से गायब नहीं है। स्टैनली दर्द में चिल्लाता है और निएंडरथल पीछे हट जाता है इससे पहले कि वह खुद को अरू के रूप में पेश करता है, जिसे स्टैनली चर्ली में बदल देता है। बदले में स्टैनली उसे अपना नाम कहना सिखाता है और यहाँ तक कि चर्ली को हंसाता है। उसके सीने पर स्कार्स देखकर स्टैनली उनसे सवाल करता है और चर्ली उन्हें बीटा कहते हैं और ऊपर की ओर इशारा करते हैं। स्कार्स और जेस्चरिंग का आकार स्टैनली के मन में आता है कि इसका मतलब पक्षी है। चर्ली स्टैनली का क्रॉस नेकलेस चुरा लेता है और उसे काटने के बाद वह कुछ शब्द दोहराने लगता है और अपने हाथों से इशारे करने लगता है, लेकिन स्टैनली समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाहता है। अगले दिन भाषा विशेषज्ञ माबेल आती है और स्टैनली उसे गुफा में रहने वाले आदमी के साथ अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाता है
लेकिन उसे पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी। फिर स्टैनली चार्ली के साथ समय बिताने लगता है और उसकी भाषा में सरल चीजों जैसे चट्टान, मेंढक और हड्डी के लिए कई शब्द सीखता है। चार्ली भी उसके साथ अपना भोजन साझा करता है। बदले में स्टैनली उसे अंग्रेजी में आसान शब्द सिखाता है। माँ बेल कैमरों पर सब कुछ देखती है और चार्ली की व्यापक शब्दावली से प्रभावित होती है। एक रात जब वे आग के पास बैठे होते हैं, स्टैनली गाना गाता है जिसे चार्ली पसंद करता है और उसे गाने के लिए प्रोत्साहित करता है। चार्ली अपनी खाने की हड्डियों से खेलते हुए आवाजें निकालता है। कुछ समय बाद साइंटिस्ट चार्ली को सोने के लिए डालते हैं ताकि और सैंपल्स ले सकें और एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकें। उसे एक खास चेंबर में बहुत कम तापमान पर रखा जाता है। इस तरह क्रायोप्रोटेक्टेंट सक्रिय होने की उम्मीद है। स्टैनली विरोध करता है, कहता है कि वे चार्ली को मार रहे हैं और उसे लैब रैट की तरह नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। चार्ली की हार्ट बीट धीमी होने लगती है और साइंटिस्ट्स को उसे बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसके बाद विवेरियम में चार्ली स्टैनली पर गुस्से में चिल्लाता रहता है क्योंकि वह सभी प्रयोगों और नए निशानों से खुश नहीं है। अचानक वह छलांग लगाता है और स्टैनली पर हमला करने का बहाना बनाता है। अपनी भाला से जमीन पर मारकर अपने ही सीने को छुपाने से पहले वह स्टैनली से खुद को हटाने में मदद मांग रहा है, लेकिन स्टैनली इसे करने से इनकार कर देता है और कुछ संघर्ष के बाद वह विवेरियम छोड़ देता है। बाद में निजी में स्टैनली डायने से मदद मांगता है। सभी अध्ययन धीरे धीरे चार्ली को अजनबी बना रहे हैं और उनके साथ संपर्क खोने का कारण बन रहे हैं। स्टैनली चाहता है कि डायने उसके साथ विवेरियम में जाए क्योंकि शायद एक महिला की उपस्थिति उसे शांत करने में मदद करेगी। जब वे विवेरियम में प्रवेश करते हैं, चार्ली के हाथ घायल हैं और वह अपने निशानों से पक्षी को जमीन पर खींचने के लिए चट्टान के पाउडर का उपयोग कर रहा है। चार्ली डायने को देखकर नम्रता से दौड़ पड़ता है और उसके पास जाकर उसका भोजन साझा करता है। डायने को कीड़ों से बना भोजन अच्छा नहीं लगता पर वह यह खाकर कर देता है। चार्ली फिर डायने को छूना शुरू करता है, शुरू में मित्रवत, लेकिन फिर उसके ग्रोइन की ओर देखता है। स्टैनली तुरंत रोकता है और दोनों चिल्लाते हैं। स्टैनली को नियांडरथॉल शब्द का प्रयोग करना पड़ता है ताकि चार्ली पीछे हट जाए। चार्ली फिर से अपनी गुफा से वस्तुएं लाने की कोशिश करता है जिससे वह डायने के लिए कुछ बदल सकता है। डायने को देखते ही चार्ली उदास हो जाता है और बार बार वही शब्द दोहराता है। जब मेबल इसका विश्लेषण करती है, लगता है कि उसने चार्ली का महिला के लिए शब्द खोज लिया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। स्टैनली और डायने चार्ली से शब्दों के बारे में समझने को कहते हैं। वह जमीन पर ड्राइंग करता है कि उसकी एक वाइफ और बच्चे थे। वह शब्दों को दोहराते हुए दौड़ता है और डायने समझती है कि वह पूछ रहा है कि उसका परिवार कहाँ है। तभी एक हेलीकॉप्टर प्रतिष्ठान के ऊपर आता है। छत कांच की है। चार्ली उसे देखकर डर जाता है। वह बर्ड के लिए अपने शब्द बिता कहता हुआ चट्टानों पर चढ़ने लगता है। साइंटिस्ट तुरंत हेलीकॉप्टर को चले जाने को कहते हैं, मगर चार्ली शांत नहीं होता। वह विवेरियम के शीर्ष पर चढ़ता है और छत की ओर बिता चिल्लाता रहता है। कुछ समय बाद स्टैनली एस्किमोज के एक ट्राइब से मिलता है और चार्ली से सुने हुए शब्द साझा करता है जिन्हें समूह पहचानता है। स्टैनली अपनी डिस्कवरी डायने के साथ साझा करने के लिए लैब में दौड़ता है। बिता सिडना को संदर्भित करता है। इस एक विशाल पक्षी की लेजेंड है जो भगवान के मैसेंजर के रूप में कार्य करता है और लोगों को उनके व्यवहार के आधार पर हेवन या हेल तक पहुंचाता है। वह सिद्धांत करता है कि चार्ली का ट्राइब तब एक्सटिंक्ट हो गया जब मैग्नेटिक ध्रुव पलट गया और उस क्षेत्र के सभी जानवर मर गए। चार्ली को शायद यह लगा कि यह भगवान की ओर से दंड है और वह एक ड्रीम वॉक पर चला गया, जिसका अर्थ है कि वह पक्षी को खोजने और जानवरों की वापसी के बदले में स्वयं को अर्पण करने के लिए बाहर गया। अब चार्ली सोचता है कि हेलीकॉप्टर सिडना है, इसलिए उन्हें शांत करने का कोई तरीका नहीं है। 34 घंटे बाद चार्ली ने स्टैनली द्वारा पिछले कुछ दिनों में दी गई अपनी सारी कपड़े, उपकरण और विभिन्न गहनों को पहन रखा है। वह अपनी त्वचा को सजाने के लिए पिसे हुए जामुन का उपयोग भी करता है। चार्ली लगातार जाप करता रहता है, स्पष्ट रूप से अपने देवता की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जब भी स्टैनली विवेरियम में प्रवेश करता है, चार्ली छिप जाता है जब तक कि वह चला नहीं जाता। संवाद करने से मना कर देता है। एक दोपहर चार्ली सीढ़ियां चढ़ता है और स्टैनली को कई बार देखते हुए उसे पता है कि उसे बटन दबाना होगा। वह लैब में प्रवेश करता है और ध्यान से इधर उधर घूमता है, यकीन करना कि साइंटिस्ट उसे न देख पाए। वह खाली कॉरिडोर में पहुंचकर एक आईना देखता है और अपनी परछाई पर गुर्राता है। सोचता है कि दूसरा आदमी उसे चुनौती दे रहा है। चार्ली अपने स्पीयर से आईना तोड़ देता है। फिर स्पीकर से आवाज सुनकर वो कॉरिडोर में दौड़ता है, लैब के सभी जानवरों वाले कमरे में पहुंचने तक। वहां बर्ड देखने पर बेयर गुर्राता है और चार्ली आगे बढ़ता है। अगला कॉरिडोर लेने की कोशिश में वह ग्लास डोर से टकरा जाता है और जल्दी से दरवाजे फिर खोल लेता है, जिससे वह दूसरे कमरे में जाता है। उसी क्षण में वह वाहन की आवाज से डरकर एक कॉपी मशीन के पीछे छिप जाता है। हालांकि चार्ली गलती से उसे सक्रिय कर देता है और फिर से डर जाता है, इसलिए वह भाग जाता है। एलिवेटर से डरकर वह एक लैब में घुस जाता है और एक जार तोड़ देता है जिसमें एसिड होता है, जिससे उसका हाथ थोड़ा जल जाता है। उसी समय साइंटिस्ट बत्ती बंद कर देते हैं, जिससे चार्ली घबरा जाता है। वह फर्नीचर पर चढ़ने लगता है, केवल बार बार फिसलकर उपकरण तोड़ने के लिए। एक साइंटिस्ट शोर सुनता है और अंदर आता है और लाइट चालू करता है। चार्ली फिर से डर जाता है और तुरंत हमला करता है और भाले से उस आदमी की हत्या कर देता है। उसके बाद चार्ली फिर से भागने लगता है। जब वह अचानक अलार्म सुनता है तो पागल हो जाता है। वह एक यादृच्छिक डोर पार करता है और पाता है कि एक सुरंग है जो धीरे धीरे और ठंडी होती जाती है। जैसे ही उसे अग्नि निकास मिलता है, वह तेजी से बाहर निकल आता है। वह हेलीकॉप्टर को देखता है और उसका पीछा करता है, जिसे देखते हुए पायलट उसे स्कीज से बेहोश कर देता है। जबकि साइंटिस्ट आते हैं और चार्ली को बचाते हैं। वे एक्सरेज देखते हैं जो बताते हैं कि चार्ली की कोई भी हड्डी टूटी नहीं है। फिर वे स्टैनली पर गुस्सा होते हैं और एक्सपेरिमेंट को समाप्त मानने का ऐलान करते हैं। चार्ली को दूसरी जगह भेजने का निर्णय लेते हैं। स्टैनली समझाने की कोशिश करता है कि चार्ली पिंजरे में रहेगा तो मर जाएगा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्टैनली हार मानने से इनकार कर देता है और गुप्त रूप से दरवाजे के गार्ड से डील करता है। जल्द ही वह कुछ फर के साथ विवेरियम में प्रवेश करता है। जब चार्ली ठंड से बच जाता है, स्टैनली उसे घूमने ले जाता है। साइंटिस्ट उनकी कमी को महसूस करते हैं और उनके बर्फीले पदचिह्न का अनुसरण करते हैं। चलते चलते बर्फ की प्लेटें गिरने लगती हैं और जमीन में दरार बन जाती है। स्टैनली और चार्ली अलग हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर जब उन्हें ढूंढता है
चार्ली उत्साहित होकर चिल्लाता है और कूदता है। वह चॉपर की स्कीज पर लटक जाता है और खुशी से गाता रहता है। एक पायलट उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो चार्ली स्कीज छोड़ गिरता है। कुछ मील तक अच्छी मनःस्थिति में ग्लाइड करता है। सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।